ओके सर। सर एक सवाल आया है विनीता गुप्ता का, वो जानना चाहती हैं आपसे कि टारगेट्स और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है मार्क्सन्स फार्मा में। उनके पास है 260, स्किपर है उनके पास 530 और मॉस्चिप ले रखा है उन्हें 210 का। तो इन तीनों पर वो आपके व्यूज़ जानना चाहती हैं और आप क्या टारगेट्स दे रहे हैं इन तीनों पर। मार्क्सन्स फार्मा पे होल्ड की सलाह होगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पे 260 रुपए का। एंड आई थिंक 300 प्लस लेवल्स ये स्टॉक आने वाले महीने भर में पहुंच जाना चाहिए। होल्ड की सलाह है। दूसरा उनका जो स्टॉक था दैट वाज मॉस्चर, अगेन अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। क्लियरली होल्ड की सलाह है, अच्छे लेवल पे उन्होंने चीज ली हुई है। आई सी द स्टॉक हेडिंग टुवर्ड्स अगेन, यहाँ भी 270-75 का जोन नजर आता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 230 लेवल पे। एंड थर्ड इज स्किपर आई गेस। राइट। ये स्किपर भी हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अ क्लियर फ्लैग होल्ड पैटर्न इज विजिबल। 590 के अराउंड ये ब्रेकआउट आएगा और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है देयर आफ्टर इट विल हेड टुवर्ड 650, 650 का आंकड़ा पॉसिबल है इस स्टॉक के अंदर। अगेन होल्ड रखें, तीनों ही स्टॉक की फॉर्मेशन अच्छी है। स्किपर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 520 रुपए का ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके। अगला सवाल है सर, डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ को लेकर आया है। अगर स्टॉक को देखें तो 3.63% की गिरावट भी है इस स्टॉक में। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैब आज गिरा हुआ है, और दूसरा कि इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। आप होल्ड करने की सलाह देंगे या फिर बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सेमाग्लूटाइड के सप्लाईज के ऊपर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं जिसके चलते आज हमें ये नेगेटिविटी डॉक्टर रेड्डी के शेयर प्राइस में नजर आ रही है। ओके। ये नेगेटिविटी फर्दर मुझे 1280 और 1240 रेंज तक गहराती हुई नजर आती है। ओवरऑल देखा जाए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करके ही रिवर्स हुआ है। फिलहाल जो ट्रेडर्स हैं उनको एग्जिट की सलाह रहेगी। अन्य लंबी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं वो अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। ओके सर। अगला सवाल जो है वो वेदांता को लेकर आया है। पूछ रहे हैं कि वेदांता डीमर्जर के बाद कौन से स्टॉक्स गौरव सर आपको पसंद आ रहे हैं और मुझे किसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए। पहले तो अब जब वेदांता का डीमर्जर हो ही गया है, कंपनीज रीलिस्ट हो गई हैं, तो आई थिंक इट इज ओपन अब कि आप अगर आयरन एंड स्टील की बात करें तो ये अन्य प्लेयर्स भी हैं आयरन एंड स्टील सेगमेंट के। तो हमारा अगर मेटल क्षेत्र में देखा जाए तो फिलहाल के लिए हमने एक अवॉइड सूची में अब कर दिया है वेदांता को ओवरऑल। ओके। परफॉर्मेंस फ्रंट की मैं बात करूं, क्योंकि सारी की सारी कंपनी अभी अभी अलग होके हुए हैं, तो हमारे पास ना तो चार्ट्स पे डेटा है और ना ही उनकी कोई बैलेंस शीट है। देयरफॉर मैं असमर्थ हूँ इनके ऊपर इंडिविजुअलिटी में व्यू देने के लिए। ओके। और लेकिन सर। मैं आपको एक आउटलुक दे सकता हूँ मेटल क्षेत्र के ऊपर। हाँ जी। वी फाइंड रीजनेबल कंफर्ट इन एल्यूमिनियम स्टॉक्स लाइक नेशनल एल्यूमिनियम एंड हिंडाल्को। ओके। जिस प्रकार से जो बेस एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं करेक्ट होके अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गए हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनके अंदर एक अपटिक देखने को मिलेगा। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दीज एल्यूमिनियम एक्सप्लोरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो हमें एक खासा कंफर्ट मिलता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हमने इसको अपने क्लाइंट्स को भी निवेश के लिए सलाह दी हुई है। देयरफॉर अगेन डिस्क्लोजर की उनकी पोजीशन हो सकती है, तो इवन हमारे व्यूअर्स भी कंसिडर कर सकते हैं इस स्पेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट जेएसडब्ल्यू स्टील को भी कंसिडर किया जा सकता है एंड हिंदुस्तान कॉपर एंड कॉपर एज वेल। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है अमित कुमार का। वो दो स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहते हैं। पहला है टाटा स्टील और दूसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। दोनों के ही मजबूत आंकड़े आए हैं, तो इसके बाद इन दोनों स्टॉक्स पर वो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। आपने सही कहा, टाटा स्टील के अंदर भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यस। पहली तिमाही का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है 11% से बढ़कर 5.8 मिलियन टन पे आया। डिलीवरीज की बात करें तो उसके अंदर भी 9% का अपटिक देखने को मिला, 5.17 मिलियन टन का। उसके अलावा जो ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और अन्य सेगमेंट्स के अंदर भी बेस्ट एवर सेल्स कंपनी पोस्ट करने में कामयाब रही है वॉल्यूम्स के फ्रंट के ऊपर। देयरफॉर नो डाउट पूरे के पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट समहाउ आई गेस
स्ट्रीट शायद और बेहतर नंबर्स की उम्मीद कर रहा था, जिसके चलते आधा पौना परसेंट की गिरावट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टिल I'd like to reiterate that JSW, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर एंड हिंडाल्को हमारे फेवरेट बेट्स रहेंगे। अगर व्यूअर के पास ऑलरेडी टाटा स्टील में पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस रखें 180 रुपए का। निवेशक करते हैं, एक दो साल के लिए पोजीशन लेते हैं, अगर कोई फर्दर डिक्लाइन मिलता है तो पोजीशन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रेफर्ड लेवल वुड बी क्लोजर टू 170। ओके, एंड सर JSW एनर्जी? एनर्जी क्षेत्र पे एक बुलिश व्यू है ओवरऑल हमारा। स्टॉक के अंदर एक अच्छा डिक्लाइन आ गया है, सपोर्ट्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग पोजीशन के लिहाज से 520 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट वुड बी 600-620 जोन में। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, बहुत अच्छा लेवल है फ्रेश एंट्री के लिए। साल एक भर की पोजीशन बनानी हो, अच्छे लेवल्स पे मौजूद है डिप के बाद ये स्टॉक। ओके, अगला जो सवाल है वो है शीतल गुप्ता का। वो आपसे जानना चाहती है बैंकिंग स्पेस के बारे में। वो पहला सवाल उनका है कि सर, मैं बैंकिंग स्पेस से कोई 3 शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो मुझे कौन से 3 शेयर खरीदने चाहिए? और दूसरा है कि एक्सिस बैंक पर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आज एक्सिस बैंक गिरा हुआ भी है, हालांकि मामूली गिरावट है, बट फिर भी एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए और कौन से 3 शेयर है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस से, बी इट प्राइवेट और PSU? मैं दोनों ही तरफ से रेकमेंड कर देता हूँ। जी सर। प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से फेडरल बैंक को कंसिडर कीजिए, PSU बैंकिंग क्षेत्र से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक हमारे फेवरेट पिक्स रहेंगे। ओके, और सर एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए? फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टिफ रेजिस्टेंस है 1400 के रेंज के अंदर, वो सरपास करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये स्टॉक दोबारा फिजल आउट करके 1240 1250 की रेंज में आ जाएगा। ओके, अगला सवाल है राहुल शर्मा का। वो आपसे जानना चाहते हैं अडानी के स्टॉक्स के बारे में। वो बोलना चाह रहे हैं कि अडानी के कौन से शेयर हैं जो आगे अच्छा पोटेंशियल दिखा सकते हैं, पहला तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरा मेरी तरफ से सवाल होगा सर कि अडानी के कौन से स्टॉक्स आपको इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहे हैं वैल्यूएशंस के बेसिस पर? देखिए, मोरलेस दोनों सवाल सेम ही है, क्योंकि आंसर उनका सेम ही आएगा। जी सर। So I clearly understand. I'll go by the business model because आपने जैसे valuations पे सवाल किया, अदानी ग्रुप के valuations नहीं है जी, they are available at higher valuations only. But given the kind of business model, given the kind of investments and some of the companies बिल्कुल monopolistic segment में काम करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अदानी पोर्ट्स, इनके कंपेटिटर्स ज्यादा है ही नहीं, और एक पोर्ट को बनाने में ही कई सालों का समय लग जाता है, और बहुत ही ज्यादा उसके अंदर गवर्नमेंट अप्रूवल्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पेस के अंदर कंपटीशन बहुत लिमिटेड है। तो अदानी पोर्ट्स, इंडिया को ग्रो करना है तो हमें अच्छे पोर्ट्स चाहिए। पोर्ट्स का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे भारत में आयात हो या निर्यात हो। Therefore, we firmly believe that अदानी पोर्ट्स का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। 3-4 साल का व्यू पॉइंट बना के लंबी अवधि के लिए निवेश करें इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, और अच्छे रिटर्न्स निकले जा सकते हैं। उसके साथ साथ अदानी ग्रीन को भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का क्लीन एनर्जी की तरफ क्लियर फोकस है, और हमने ऑफ लेट देखा है जो कंपनीज, जो ग्रुप्स गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट के साथ अलाइन होकर अपने बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं, दे एक्चुअली बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियरली उनकी ग्रोथ को फेवर करते हैं। देयरफॉर ये दो स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है। ओके सर, मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूँगी 2 स्टॉक्स के बारे में। पहला तो है इटर्नल, दूसरा है इटर्नल वर्सेस स्विगी। तो अगर मैं अभी इटर्नल के चार्ट्स देख रही हूँ तो इटर्नल में आज 2.56% की तेज़ी नज़र आ रही है, और अगर मैं स्विगी की बात करूँ तो स्विगी में 5.34% की तेज़ी है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स पे, क्योंकि दोनों ही एक ही सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, तो इटर्नल वर्सेस स्विगी, आपको इन दोनों में से कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है, या फिर किसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको? जवाब देने से पहले एक सवाल मेरा भी होगा।
निवेश करने की अवधि क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि जवाब क्या है। ओके सर, अगर मैं निवेश करने की जो अवधि है वो लॉन्ग टर्म लेके चलूँ तो? इटर्नल। इटर्नल, ओके। शॉर्ट टर्म लेके चल रहे हैं, ट्रेडिंग करनी है तो इस समय स्विगी में गुंजाइश ज्यादा लग रही है। उस प्रकार का मूव नहीं आया है। 280 का ब्रेकआउट मिलने के बाद इस स्टॉक के अंदर 300 310 की गुंजाइश है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें इटर्नल इसलिए पसंद आता है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ब्लिंकिट से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्हें मिल रहा है और एक नया रेवेन्यू लाइन क्रिएट हुआ है जो कि अपने आप में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। पिछले कई क्वार्टर्स से हम इसे फॉलो कर रहे हैं। ग्रोथ नंबर्स आर फिनोमिनल। बोथ अगर हम प्रॉफिट फिगर्स की बात करें या रेवेन्यू फिगर्स की बात करें, कंपनी ने बहुत शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं। अगर मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करूं तो डबल से ज्यादा कर रहा है ऑन एन ईयर बेसिस। मार्च 25 से कंपेयर करें इसको तो प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा सा डिप रहा है ड्यू टू डिप्लीटिंग मार्जिन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को ऑफर्स वगैरह काफी देने पड़ते हैं टू इनकरेज द वॉल्यूम नंबर्स। बट जिस प्रकार से ओवरऑल सिचुएशन इनकी चल रही है और हमने ऑफलेट देखा भी है, प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे हर एक बिलिंग के ऊपर आपके चार्ज लगने स्टार्ट हो गए हैं। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस स्पेस। आप अमेजोन पे भी ट्राई करेंगे, वहां भी ये चीज है कि आई गेस शायद 5 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस पर ऑर्डर चार्ज हो रही है, विच इज अ वेरी गुड मॉडल। ये क्लियर कट बेनिफिट है कंपनी को और प्रॉफिटेबिलिटी आगे चलती है आई एम एक्सपेक्टिंग कि इम्प्रूव होगी। ओके सर, अगला सवाल जो है वो रिया शर्मा की तरफ से आया हुआ है। वो 3 स्टॉक्स के बारे में आपसे जानना चाहती है। पहला है क्यूपिड, दूसरा है एमसीएक्स और तीसरा है जियो फाइनेंस। वो जानना चाहती हैं कि अगर मुझे फ्रेश एंट्री करना हो तो इन तीनों स्टॉक्स में से मैं किसे चूज करूं? क्यूपिड बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। अब ये एक मैनी फोल्ड हो गया है ये स्टॉक कुछ ही बहुत कम अंतराल में। आई थिंक 2 साल के अंदर 20 रुपए से 200 रुपए हो चुका है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। एक रीजनेबल डिप जब तक नहीं आएगा तब तक आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट क्यूपिड। बाकी क्या उनसे शेयर्स, आई थिंक एमसीएक्स था, राइट? राइट सर, एमसीएक्स। तो सर्टेनली एमसीएक्स के अच्छी करेक्शन आ गई है। एक अच्छा मौका था, अभी तो 2 दिन में उछाल आ गया है क्योंकि क्रूड में वापस एक अपटिक आया है, तो उससे उथल पुथल मचेगी, इनके वॉल्यूम्स को बेनिफिट होगा। देयरफॉर एमसीएक्स में पिछले 2 दिनों में उछाल है और अभी वो चलता हुआ नजर आ रहा है। डिप पे एमसीएक्स बाय कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2600 से 2500 की एक प्रेफर्ड रेंज है। डिप मिले दोबारा तो आप डिप में री एंटर करने के बारे में सोचें। आंसर एक और था, जियो फाइनेंस। अवॉइड कीजिए, अभी टाइम लगेगा। इस क्षेत्र के अंदर अगर आपको बेट करना है तो कंपनीज लाइक श्रीराम फाइनेंस हमें काफी ज्यादा इम्प्रेस करता है। बड़ी कंपनी है, दिग्गज शेयर बन चुका है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मध्यम में मिड कैप में कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप कंपनीज लाइक एबी कैपिटल, आप एलएनटी फाइनेंस, इनको कंसिडर कर सकते हैं। सर मैं मान लूँ कि एबी फाइनेंस जो आपने बोला एंड देन जो अभी आपने 2 स्टॉक्स के बारे में बताया, वो आज आपके प्रेफर्ड बेट्स हैं या कोई और भी स्टॉक्स हैं जो आप आज देना चाहेंगे? अगर आप आज की प्रेफरेंस की बात करेंगे, आई एम क्लियरली गोइंग विद एथर एनर्जी एट द मोमेंट। ओके। जैसे मैंने बोला, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का सिचुएशन है इसके लिए। दोबारा क्रूड तेज जाएगा, इट्स ऑल अबाउट द व्यू पॉइंट। जब भी पेट्रोल के दाम कीमत होते हैं, यू फील अ डेंट ऑन योर पॉकेट्स, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है, वो अल्टरनेटिव्स की तरफ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, जहां गवर्नमेंट का फोकस भी है, गवर्नमेंट बढ़ावा भी दे रही है, स्कीम्स भी दे रही है, ऑफर्स भी दे रही है। दिल्ली ईवी पॉलिसी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, दिल्ली में बीजेपी भी गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं आगे आई थिंक अदर स्टेट्स में आल्सो फॉलो सूट। दूसरा, हमने बस के केस में तो देखा ही है, अब सीएनजी बसेस हट रही हैं, डीजल बसेस हट रहे हैं कमर्शियल व्हीकल में से, और इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ रुझान आ रहा है। इलेक्ट्रा ग्रीन इज अ प्लेयर फॉर दैट। सो आई थिंक अगर मैं आज की बात करूंगा तो एथर इज वेयर I'd like to bet। क्लियरली इनके लिए सिनेरियो सूटेबल है।